देखिए, गिरफ्तारी निश्चित तौर पे इस पे होगी, चूँकि काफ़ी कुछ पैसा लिया गया है, काफ़ी बड़ा देशद्रोह का मामला है। दूसरी बात, इन लोगों को जिन लोगों को बुलाया गया है, अगर पुरकायत जी वगैरह ये लोगों ने पत्रकारिता को कलंकित किया है और पत्रकारिता में देशद्रोह, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये सिर्फ पैसे के लेन देन में रहें, हकीकत है ये लोग पत्रकार के नाम पे कलंक है। कि सुन लीजिए अवसार शर्मा ने कितना पैसा लिया है, जिस अवसार शर्मा की इतनी पूजा की जा रही है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने लगभग 45 लाख रुपया लिया है। 45 लाख रुपया वहाँ से मिला। इनको 2018 में 1,60,000 रुपया पर मंथ मिलता था तनख्वाह। अब आपको बताना है 2019 से 2023 के बीच में इनको 2,35,000 रुपया अविसार को प्रति मंथ मिलता था। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन से फंडिंग लेने के आरोपों के चलते न्यूज क्लिक पर जो छापेमारी का दौर चल रहा था, उसके बाद 2 गिरफ्तारियां हुई और अब एक बार फिर से पत्रकारों को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया है। आपको ये बता दें कि न्यूज क्लिक से जुड़े जो पत्रकार हैं अभिषार शर्मा, उसके अलावा कई और पत्रकारों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और साथ ही कई पत्रकारों ने अब सीजेआई को भी लेटर लिख दिया है और ये कहा है कि दरअसल पत्रकारों को गिरफ्तार करना सही नहीं है, वो भी आतंक के आरोप के चलते। इस तरीके की बातें उस लेटर में कही गई हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि अभी ये कार्रवाई थमी नहीं है, चीन से फंडिंग का आरोप है और जिस तरीके से लगातार ईमेल की बात सामने आ रही है कि जो भारत का अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत के नक्शे में ना दिखाया जाए, इस तरह की साजिश चल रही थी। क्या कहेंगे आप? एक बार फिर से अभिषार शर्मा और कई पत्रकारों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखिए, पूछताछ के लिए बुलाना और मामला इतना संगीन है जिसके बाकायदे प्रूफ मिल गए। अभिषार शर्मा ने काफ़ी पैसा लिया है, लगभग 40-45 लाख रुपए के प्रूफ हैं जो उन्होंने लिए। अभी मैं आपको वो भी डिटेल भी दे रहा हूँ और आपको बताना है कि ये चूँकि सबसे बड़ी बात है कि देश के हिस्से को चाइना पे दिखला देना, मतलब देश के पूरे पूरे क्षेत्र को इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि एक अगर कोई पत्रकार इतनी हिम्मत करता हो देश के किसी बड़े भूभाग को चाइना में दिखा दे, तो इससे बड़ा देशद्रोह का कोई मामला नहीं। और मीडिया के लिए जो सबसे शर्मनाक माना जाता है देशद्रोह का, आपको बताना बहुत पहले ये तय हो गया था। माखन लाल चतुर्वेदी जी ने बहुत क्लियर कट नेहरू जी से बोल दिया था कि अगर देश के मामले में उस समय वो एक की वो पैरवी कर रहे थे, परंतु उसके समर्थन में कोई नहीं आया था। ब्रिड्ज में आर.के. करंजिया ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी मामले पे अगर देशद्रोह की बात होगी, उस पत्रकार को सबसे पहले आप उठा लीजिए, पूछताछ में कोई भी मीडिया का व्यक्ति नहीं जाएगा। ये आपस में तय हो गया था। उसके बाद प्रभात जोशी ने भी, जनसत्ता संपादक थे, उन्होंने एक बार एक मीडिया डिबेट में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर से बड़े वैसे लहजे में बोल दिया था और अटल जी हल्का सा मुस्कुराए थे। परंतु उन्होंने जब अटल जी ने ये बात कही थी कि देखिए प्रभात जोशी जी का ये भी एक कैरेक्टर है, तो ये चीज़ अगर इसमें पत्रकार, सबसे अच्छी बात रही पत्रकारों ने, कुछ जो बड़े पत्रकार हैं जो खुद डिस्प्यूटेड हैं, उन लोगों ने पहले इसमें खुल करके पैरवी की, मगर पर्दे के पीछे आ गए। तब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, तमाम लोगों ने इनको समझाया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे भी गए तो इनको समझाया गया कि डायरेक्ट पत्रकार ये बहुत बड़ी हिम्मत और बिल्कुल ही गलत है। पत्रकार सुप्रीम कोर्ट को लेटर नहीं लिख सकता है। असली पत्रकार वो माना जाता है जो चैम्बर में कैमरा बाहर रखा दे या कैमरा नीचे कर दे। एक ही का सिर्फ सम्मान मीडिया में है, ना प्राइम मिनिस्टर का, ना चीफ मिनिस्टर, किसी का सम्मान किसी के आगे जी कतई नहीं लगाना चाहिए। पहले नहीं लगाते थे पत्रकार, कोई भी आता था खड़े नहीं होते थे। परंतु आपको बताना है जो ये किया है तो पत्रकार लेटर नहीं लिख सकता। इसीलिए आपने देखा होगा राम मंदिर, बाबरी मस्जिद में सिर्फ गुंबद ऊपर का दिखाया जाता, कभी किसी जुडिशरी को लिखने। फिर वहाँ समझाया गया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कि आप संस्था के जरिए दीजिए। फिर संस्था कलेक्ट की गई। संस्था में आपको बताना है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मजबूरी थी कि चूँकि इस तरह सब वरिष्ठ पत्रकार कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा। आपको बताना संस्थाएँ कौन सी, सुन लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, कितने पत्रकार हैं वहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में कितने प्रेस हैं, कितने पत्रकार वहाँ पे हैं, कितनी खबर दे पाते हैं? जब इंडिया गवर्नमेंट वहाँ की ठीक से खबर नहीं दे पाती थी, यूपीए के शासन में पत्रकार नहीं दे पाते थे, पत्रकार वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, तवांग तक। अब आप अंदर वो दूसरा गुवाहाटी के जिस प्रेस को उन्होंने लिया है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तीसरा केरल की ये वही यूनियन है जिसने
इसका समर्थन किया था कप्पन का। इसके पहले भी कई डिस्प्यूटेड मामले में केरल के जो पत्रकारों के दूसरी आपको बता रहे हैं, वहाँ के हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था कि यहाँ से बच्चों को गुमराह करके ISIS में ट्रेनिंग दिलाई जा रही और उनको सुसाइड बम बनाया जा रहा। उसमें उन लोगों ने फेवर किया था और कभी भी उन लोगों ने इन लोगों का विरोध नहीं किया जो आतंकवादी कार्रवाई या उनके ऐसी यूनियन, उसमें कुछ यूनियंस हैं अच्छी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा कि एक बार फिर से पत्रकारों से पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है क्योंकि जो न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं वो दरअसल प्रवीर पुरकायस्थ वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो HR हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बताइए कि पूछताछ उनसे चल रही है, अब इनसे पूछताछ होगी तो क्या कोई और गिरफ्तारी होना इस पूरे मामले में आपको लगता है कि हो सकती है? क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, गिरफ्तारी निश्चित तौर पे इस पे होगी चूँकि काफ़ी कुछ पैसा लिया गया है, काफ़ी बड़ा देशद्रोह का मामला है। दूसरी बात, इन लोगों को जिन लोगों को बुलाया गया है, अगर पुरकायस्थ जी वगैरह ये लोगों ने पत्रकारिता को कलंकित किया है और पत्रकारिता में देशद्रोह, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये सिर्फ पैसे के लेन देन में रहें। हकीकत है ये लोग पत्रकार के नाम पे कलंक है। पत्रकारों ने देश को आज़ाद कराया। इस चारा घोटाले में लालू को जेल तक पहुंचाने वाले सुधांशु रंजन जी थे। सुधांशु रंजन जी, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, कितने टूटे मकान पे रहते हैं। प्रभात जोशी के पास सिर्फ एक कोट था, सिर्फ एक कोट, उनकी शादी वाला। आप पत्रकारों को देखिए जिन्होंने देश की आज़ादी में, अब आप उनको देखिए, अरुण शौरी जी को, अरुण शौरी जी का सांसद कोटे में जो भी अमाउंट मिला था सब उन्होंने कानपुर IIT को दे दिया था। और अब जो वो पत्रकार हैं, ये पत्रकार नहीं, लोग प्रोफेशनल लोग थे, नहीं कहना चाहिए मीडिया नहीं, मीडिएटर हैं। अब आपको बता दें, अभिसार शर्मा के सुन लीजिए, अभिसार शर्मा ने कितना पैसा लिया है। जिस अभिसार शर्मा की इतनी पूजा की जा रही है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने लगभग 45 लाख रुपया लिया है। 45 लाख रुपया वहाँ से मिला, बहुत बड़ा अमाउंट है। राष्ट्रपति को इतनी तनख्वाहें नहीं है। इनको 2018 में 1,60,000 रुपया पर मंथ मिलता था तनख्वाह। उसके अलावा बंगले अंगले, गाड़ी वगैरह तमाम सुविधाएं और प्रॉफिट का 1% मिलता था। अब आपको बताना है 2019 से 2023 के बीच में इनको 2,35,000 रुपया अभिसार को प्रति मंथ मिलता था। 2,35,000 हिंदुस्तान की सबसे हैवी सैलरी। क्वालिफिकेशन देखिए, है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनको नहीं, गवर्नर्स को नहीं, RBI के वो नहीं, अरे उनको नहीं, जो लोग चांद में जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं, इसरो के वैज्ञानिकों को नहीं, इनको इतनी सैलरी मिलती थी, इतनी सुविधाएं। और आपको बताना है जहाज के इनके किराए थे 1% टोटल का कमीशन, 1% मतलब 35 लाख रुपया, 35 लाख रुपया। और आपको बताना है इन्होंने 45 लाख रुपया 69,000 ये उसके पहले पाया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये है इनका ये पोजीशन कि हिंदुस्तान की सबसे, ये सिर्फ आपको बताना है देशद्रोह कराने के लिए। और चाइना हमारा दुश्मन, उसने हमारी ज़मीन ले ली और उसी चाइना का आप समर्थन कर रहे हैं। आपको बहुत अफसोस की बता दें, कोरोना के समय पूरे दुनिया में हमारा नाम था। इन्होंने न्यूज़ क्या डाली थी कि तड़ी पे आकर के, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं कि तड़ी पे आकर के, ये मीडिया का वर्ड नहीं है तड़ी, ये मीडिया का वर्ड नहीं है। इन्होंने लिखा था कि तड़ी पे आकर के उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ के बच्चों को भूखों मार दिया, विदेश में भी नहीं दे पाए। ये ना घर के रहे ना घाट के। आप देखिए क्या है, घर के ना घाट के, किसको बोला जाता है? धोबी के कुत्ते को, है, और किसी के लिए यूज नहीं किया। आज इनकी यही पोजीशन हो रही है, ना ये घर के रह गए ना घाट के। अच्छा, मीडिया वाली बात ये तब माने जाते हैं अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे इनको कभी सम्मान मिलता। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की किसी मीटिंग पे जाते हैं, आप देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या पोजीशन है कि बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ खड़े किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं। वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या दिल्ली प्रेस क्लब में आप होते हैं या किसी उसमें होते हैं, आप सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, आपका जो पूरा ग्रुप रहा। और आपको बताना है प्रवीण पुरकायस्थ को चूँकि उस दिन 7 दिन के हिरासत में ले लिया गया था, पुलिस हिरासत में, उनसे भी पूछताछ चल रही। और ये भलमन साहब थी, हमारी पत्रकारिता की इज्जत रखी गई कि इनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, इनको ले जाके पुलिस ने छोड़ दिया। अभी तक इनके यहाँ छापा इसका नहीं पढ़ पा रहा था कि मीडिया का सम्मान कर रहे थे, मीडिया का सम्मान कर रहे। और सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखना पत्रकारों द्वारा
ये ठीक नहीं है। इसके पहले उन्होंने प्रभात जोशी ने स्पष्ट कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आगे हम सर झुका देंगे। कभी भी किसी पत्रकार ने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस लिखा, विद्वान न्यायाधीश लिखा। अच्छा रहा कि संस्थाओं के जरिए दिया गया जब इनको समझाया गया। अगर यही हिम्मत है तो रवीश कुमार जी डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ जा कर के चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, अपील दायर करें, खुद दायर करें, खुद भी तो एक वकील से ज़्यादा हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि जिस तरीके से अभिषाद शर्मा के साथ साथ कई और पत्रकारों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जाहिर तौर पर इस मामले में अभी एक्शन होना बाकी है क्योंकि 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन चीन से फंडिंग का ये आरोप देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। उनका ये भी कहना है कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और जो सीजीआई को लेटर लिखा है, पत्रकार कभी भी सीजीआई को लेटर नहीं लिखता है। और उनका ये कहना है कि रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जाना चाहिए, याचिका लगानी चाहिए अगर वो इतना ही उनके खिलाफ बोलते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।